प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमको डिस्कस करना है, हमने जो है पिछले वाले क्लास में चैप्टर 3 यानी बिहार बोर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पूरी तरह से जो हमारा 3.1 से लेकर 3.6 तक जो जितने भी प्रश्न थे, है ना, काफी उसको जो है ना हमने काफी आसानी से उसको हमने पूरी तरह से उसको सॉल्व कर लिया, उसके अनुसार हमने काम कर लिया। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोगों को आज का जो क्लास है वो किसके लिए है, तो ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए है। यानी यहाँ पे हम लोग उन ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुतों बार क्या किया है, क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत बार आया है, यानी वो क्वेश्चन जो है वो काफी रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो उन वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे करेक्ट किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में वो प्रश्न बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप काफी ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, हम स्टार्ट करते हैं आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आपका मतलब बहुत चांसेस है, ये 90% चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम टॉपिक यहाँ पे देने चलते हैं, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ linear equation in two variables objective questions वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे हमने देखने वाला है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कि आलेख प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण लिखूंगा, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल ऑप्शन ए में आपका क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन बी में
आपका एक हल, एक हल। ऑप्शन सी में क्या है आपका दो हल है, दो हल। और ऑप्शन डी में अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। तो आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हिंदू का अगर आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो उसके हल कितने होते हैं, तो उसके हल जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, एक हल होते हैं। क्या हल होते हैं, तो आपके एक हल होते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी हो तो एक हल, ठीक है, समांतर हो तो कोई हल नहीं, और एक दूसरे के ऊपर समपाती हो तब जानते हैं अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आलेख है वो प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी आलेख के केसेस में आपको जो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी, हल जो होगा वो क्या होगा, एक हल होगा। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, क्या समीकरण युग्म है, तो समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है, तथा 4x प्लस 6y बराबर कितना 15 का है, 15 का है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए नंबर में संपाती, बी नंबर में दिया है प्रतिच्छेदी, सी नंबर में दिया हुआ है आपका प्रतिच्छेदी व संपाती, और आपका डी नंबर में दिया हुआ है क्या, समांतर। तो अब जानते हैं समीकरण इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 है, और आपका 4x और क्या है प्लस 6y बराबर कितना है 15 है। तो यहाँ पे अब दो इक्वेशन दिया हुआ था, आप पढ़े हुए हैं, हम आपको पहले ही दूसरे ही क्लास में दूसरे ही वीडियो में आपने बताया है कि अगर समीकरण दे दिया हो तो आपके समीकरण युग्म का ग्राफ पे अगर सॉल्व किया जाए तो उसका ग्राफ कैसे आने वाला है, संपाती है कि प्रतिच्छेदी है, कि प्रतिच्छेदी और संपाती है कि समांतर है। तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि a1/b2 निकाल लीजिए। तो a कितना है, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, ठीक है, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 क्या है जी 3/6 है, क्या है 3/6 यानी कितना 1 कितना आ गया 2 आ गया। और क्या है c1/c2 कितना है आपका 5/15, तो 5 × 5 5 15। क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है a1 बराबर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस तरह का कंडीशन आता है तो क्या होता है, आप जानते हो वो होता है समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो समझ में आ गया क्यों समांतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला जो हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक हल है, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका a बराबर -6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि बराबर नहीं है -6 के, और सी है a बराबर है किसके 0 के, और डी है a बराबर नहीं है किसके 0। ठीक है, तो
तो अब जानते हैं कि एक हल है, इसका मतलब ये है अगर क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3 है और क्या है आपका 3x प्लस ये y बराबर 1 है, तो कह रहा है कि एक हल है। तो एक हल के लिए क्या हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, है ना। लेकिन बराबर है कितना है ना। तो पहले बताइए a1 कितना है, तो x मतलब 1 है, कितना है 1 है, और ये कितना है 3 है ना। तो और यहाँ बराबर नहीं है, क्या है आपका 2 है और क्या है k है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और बराबर नहीं है कितना 3 गुना कितना हो जाएगा, क्या माइनस में प्लस है, -2 है ना, -2, ठीक है। यहाँ पे क्या है -2, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 कितना -2। तो k बराबर नहीं है किसके, क्या 3 गुना 6 ना, हाँ 6। मतलब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि समीकरण ये एक हल है। तो आप जानते हैं एक हल के केसेस में क्या कंडीशन होता है, यही तो कंडीशन होता है। अब क्या करेंगे, इनमें फुलफिल करेंगे, बराबर नहीं है वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे के में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है, ठीक है। 3 गुना 6 -6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा ना। इस तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको बोल रहा है, आगे यहाँ पे बोल रहा है क्या है कि चौथा नंबर बोल रहा है कि लिख रहा है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में आपका अनगिनत, ठीक है, और ऑप्शन डी में कोई हल नहीं, कोई भी नहीं। तो आप पढ़े हुए हैं, आपके पहले ही वीडियो में आपको बताया गया है, कि वैसे समीकरण जिसका हल निकले उसे क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, और वैसे समीकरण जिसका हल ना निकले उसे क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। तो विरोधी समीकरण युग्म का हल कितना हो सकता है, तो कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका समान चौथा हो गया। अब पांचवा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये आपका पांचवा है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे पांचवा आपका बोल रहा है क्या है कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a1 प्लस a2 प्लस c1, ठीक है, बराबर 0, a2 प्लस b3 प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। सी नंबर में आपका a1y प्लस c1x प्लस d बराबर 0 और a2y प्लस c2x प्लस d बराबर 0। सी नंबर और डी नंबर में आपका NOT मतलब क्या, नॉन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x होता है प्लस b1y आता है प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि आपका अगर दो चर वाले रैखिक
समीकरण युग्म का हल अनंत है तो आलेख कैसा होगा? आलेख कैसा होगा? ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में समांतर, ऑप्शन सी में संपाती, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर युग्म का हल क्या हो, युग्म का हल आलेख जो है वो क्या हो, अगर अनंत हल हो तो उसके लिए रेखाएं क्या हो, आलेख जो होता है वो क्या होता है, संपाती होता है। ठीक है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका कि अद्वितीय आलेख में ग्राफ, अद्वितीय आलेख में ग्राफ संगत होते हैं या असंगत? ठीक है, ए में क्या हो जाएगा, संगत, बी में क्या हो जाएगा, असंगत, सी में संगत और असंगत, सी में दोनों। ठीक है, डी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर अद्वितीय आलेख है मतलब क्या, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है, मतलब क्या ये संगत है। क्या है, ये संगत है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर V1/V2 बराबर C1/C2 है तो ग्राफ कैसा होगा, आलेख कैसा होगा या ग्राफ कैसा होगा? आलेख होगा, लिख सकते हैं आलेख कैसा है, आपका संपाती और ये था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो इसके जो ग्राफ होते हैं, आलेख होते हैं, वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको मिलाते हैं और आपका अगला 9वां नंबर जो है ना क्वेश्चन भी देखते हैं कि आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुतों बार आए हुए हैं और इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब आगे जो है हमने यहाँ पे 8 कर लिया है ना। अब आगे देखते हैं कि और ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो आपका 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। तो अपना 9 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो बोल रहा है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 4 = 0 तथा 4x
प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0 है तो हल कितना होगा? हल कितना होगा? हल कितना होगा? ऑप्शन ए में एक हल, ऑप्शन बी में अनंत हल, ऑप्शन सी में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब जानते हैं पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और क्या है 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कंपेरिजन करते हैं कि नहीं करते हैं? a1 अपॉन a2 कितना है? a1 कितना है? 2 है, a2 कितना है? 4 है, यानी कितना 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या है? 3/6, यानी क्या 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, और c1 अपॉन c2 कितना है? -4 और कितना है? -12, माइनस माइनस के 4 4 छापते हैं 12, यानी कितना है? पहला दूसरा, यानी a1 बराबर है a2 b1 b2 के, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। आप बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर 2x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y है ना, 3x प्लस 5y माइनस 18 बराबर 0 है तो आलेख होगा। आलेख होगा ए में समांतर, बी में संपाती, सी में प्रतिच्छेदी और डी में आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो आप क्वेश्चन लिखिए 2x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0 और 3x प्लस 5y माइनस 18 बराबर 0। अब कंप्लीट करेंगे a1 अपॉन b2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, फिर b1 अपॉन b2 कितना है -4 बटा कितना -5 दे रहे हैं, पहले ही दूसरा का बराबर नहीं है, यानी a1 अपॉन b2 बराबर नहीं है b1 अपॉन। ध्यान रखिएगा अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है ना तो हमको तीसरा भी जाना नहीं है। इस तरह के अनुसार क्या होता है, इस तरह के अनुसार जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यानी इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 10 नंबर जो है ना खत्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा 11वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? बोला है कि 3 समीकरण का हल कितना होगा? कितना निम्न समीकरण युग्म का हल कितना होगा? ठीक है, समीकरण क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। तो ये समीकरण दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए में अनंत हल, ऑप्शन बी में एक हल, ऑप्शन सी में 2 हल, ऑप्शन डी में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो अब कंपेरिजन करेंगे ना, a1 अपॉन b2 बराबर कितना 2/4 मतलब क्या 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या है आपका 3/6 यानी 1/2 और क्या है c1 अपॉन c2 क्या है -4 अपॉन -8 माइनस माइनस कैंसिल आउट 1/2 मतलब क्या तीनों बराबर है, मतलब क्या a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन
b2 और बराबर क्या है c1 अपॉन c2। आप जानते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 होता है, इसके क्या होते हैं अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं अनंत हल होते हैं, यानी 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम इसको मिटाते हैं और अपना 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे वैसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और इसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपका क्वेश्चन क्लियर है, ये सारी बातें जो है हमने दो चार वाला रैखिक समीकरण यूनियन का जो वीडियो है, सारा वीडियो हमने बताया हुआ है। हर एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बताया है। कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट को हमने जो है ना ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, ऐसे ही स्किप नहीं किया है, कुछ भी हमने स्किप नहीं किया है। अगर आप जो आपका प्लेलिस्ट बना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, अगर आप उसको बढ़िया से देख लेते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर देख लेते हैं, तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहीं पे थोड़ा सा जगह है, ठीक है। यही 12 नंबर देख लेते हैं क्या, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2 का हल कितना होगा, हल कितना होगा। तो ऑप्शन ए में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बी में एक हल, दो हल। बी में अनंत हल, ठीक है, अनंत हल, ठीक है। तो जानते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 अगर होता है तो समांतर का समांतर कितना करती है, एक जरा है बोला हुआ है क्या आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 हो तो हल क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में एक हल, ऑप्शन बी में सूची में अनंत हल, ऑप्शन डी में तीन हल। अगर तीनों बराबर हो तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती मतलब क्या कि दोनों रेखाएं जो है ना बहुत सारे बिंदुओं पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मतलब क्या अनंत हल, क्या होंगे अनंत हल, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 है तो हल कितने होंगे। तो हलों की अधिकतम संख्या, तो हल की संख्या क्या होगी, हल की संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन एक में कोई हल नहीं, ऑप्शन बी में दो हल, ऑप्शन सी में एक हल और ऑप्शन डी में नॉट कोई, मतलब क्या नॉन ऑफ बीच, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, हल कितने होते हैं, एक हल होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बोला हुआ है कि अगर 2x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 है तथा 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y बराबर 12 बराबर 0 है, 12 माइनस 12 बराबर 0 है तो हल क्या होगा, ठीक है। तो हल प्रतिच्छेदी होगा, बी समांतर होगा, सी संपाती होगा या डी दोनों होगा। और जानते हैं क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0।
अगर कंपेरिजन करें a1/a2 से, a1 कितना 2/3, b1/b2 से, है ना, तो कितना 4/-4 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी -1/1 हो जाएगा, ठीक है। और c1/c कितना हो गया, c1/c कितना होगा -9/12, कितना यानी 3 3 3 12, मतलब क्या अब पहला दूसरा बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर नहीं है तो हम तीसरा में आपको जाएंगे भी नहीं, ठीक है। और देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जानते हैं क्या होगा, प्रतिच्छेदी हल होगा, क्या होगा हल, क्या होगा तो प्रतिच्छेदी आपको हल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दूसरा वाले रैंकिंग में इतना भारी भी नहीं मिलता और इतना आसान भी नहीं देगा, हमारा हम यहाँ पे इतना हल निकाल, इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 16 नंबर जो आपका प्रश्न है वो बोल रहा है कि आपका 2x + 3y बराबर कितना है 11 है तथा 11 और आपका 2x - 4y बराबर -24 ये हल है, ये हल हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या x बराबर 2 और क्या y बराबर 4, ऑप्शन बी में आपका x बराबर -2 और y बराबर क्या 5 और y बराबर कितना, y बराबर दिया हुआ है 5। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में x बराबर -3 और y बराबर कितना दिया हुआ -1। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका x बराबर -2 और y बराबर कितना, y बराबर आप दिया हुआ है कितना -5, ठीक है। तो अब इस तरह का दिया हुआ था, पहले क्या करते हैं, पहले जो है हम इसको आपका 9 नंबर क्लियर करते हैं, क्योंकि इसको हमको क्या करना होगा, हल करना होगा और सम निकालना होगा हमको। तो ये तो हमको लगता है कि ये आप लिख लिए होंगे 9 से, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और उसके बाद इसका हल देखते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो समीकरण है इसका हल xy का हल निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब क्या है कि आपको हल निकालना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है ना, अगर रैखिक समीकरण दिया हुआ हो तो उसको बहुत सारे हल हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्या बोल सकते हैं विधि के द्वारा हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे आसान जो विधि है वो आपका क्या है, आपका है ये विलोपन विधि, है ना। तो पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्या है आपका 2x + 3y बराबर कितना 11 दिया हुआ है और 2x - 4y बराबर कितना है -24 है, इतना दिया हुआ है। तो देखिए आपका x तो बराबर है नहीं, यानी हम x के अनुसार काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि दोनों प्लस हो तभी क्या करते हैं माइनस, या दोनों माइनस हो तभी क्या करते हैं माइनस, या अगर एक प्लस एक माइनस तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, है ना। तो दोनों प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी बस हम खाली यहाँ पे इतना लिखेंगे नहीं, खाली यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस है प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, 4 कितना होता है 7 आ जाएगा, है ना। और 24 4 1 5 और 2 1 कितना 3 7 बचे 35, y का मान कितना हो गया 5 आ गया। और y के मान को समीकरण क्या कर दे, एक में रख दे, तो x + 2x + 3y बराबर कितना हो गया 11 हो गया। 2x से ठीक है, प्लस 3 इंटू y की जगह पे 5 बराबर कितना 1, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2x से ठीक है बराबर कितना 1 माइनस कितना 15 करेंगे कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका -14 और 2 से 14 यानी x बराबर -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर -7 क्या हो जाएगा 5, तो ठीक है, इसमें दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को हम मिला लेते हैं, 2x + 3y और 2x - 4y बराबर -24, यहाँ पे 5 तो आ ही गया, 5 तो आ ही गया, 5 है और x कितना है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 5 हो गया, तो x + 3y बराबर 1 है 11 है, 1 है कितना है 11 है, हम एक लिख दिए, ठीक है, इसमें जोड़ हो गया, कितना है आपका 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है इसको निकालिए 11 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो 2x ठीक है बराबर क्या 11 - 15, 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2x हो गया, 15 है प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -4/2, यानी कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, y है, x का क्या होता है, y का वैल्यू कितना है 5 है और x का वैल्यू -2 है, तो कहीं देखिए -2 y बराबर क्या आपका 5, x बराबर -2 y बराबर कितना 5 है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं बिल्कुल बी को हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन करेगा, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करेगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिए जा सकते हैं, क्या करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, सारा कॉन्सेप्ट वही है, सारा का बात वही है, रूल वही जितना हम पढ़ाए हैं, है ना, उसी में से उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगला जो है हमको जो यहाँ पे काम करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मात्र 16 क्वेश्चन हो गया, तो 3 क्वेश्चन और करेंगे, हमारा यहाँ से सेशन ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 17 वाला नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे काम करते हैं और देखते हैं कि क्या है। संपाती आलेख की स्थिति में हल कितने होंगे, तो आप जानते हैं अगर एक बी में आपका 2, सी में आपका अनंत, ठीक है, और डी में आपका 4, ठीक है। तो अगर संपाती आलेख होता है तो हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं, हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। 18 प्रतिच्छेदी आलेख की स्थिति में हल कितने होंगे, ठीक है। तो ए में कितना 1, बी में कितना अनंत, सी में कितना 4 और डी में कितना NOT, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जानते हैं प्रतिच्छेदी अगर आलेख होता है तो हल कितना 1 होता है, ठीक है। 19 नंबर समांतर आलेख की स्थिति में हल कितने होंगे, ऑप्शन ए में 1 हल, 4 हल, ना ऑप्शन सी में अनंत हल, ऑप्शन डी में कोई हल जानते हैं समांतर आलेख होता है तो कोई हल नहीं था, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर जो आपका अंतिम नंबर क्वेश्चन है, प्रतिच्छेदी तथा संपाती आलेख क्या होते हैं, ए नंबर संगत, बी नंबर संगत, सी नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें दोनों और डी नंबर में नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि संगत कौन होता है, संगत वो होता है जिसका प्रतिच्छेदी और संपाती आलेख क्या होते हैं। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ का मतलब क्या है कि दोनों जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए यानी क्रॉस करते हुए जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर टच किया तो वो संगत तो होगा और टच नहीं किया तो वो संगत नहीं होगा। तो आप जानते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ में क्या होता है, एक दूसरे को टच किया कि नहीं हुआ, मतलब साथ में है। और संपाती में भी क्या एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं दोनों रेखाएं, मतलब यहाँ से यहाँ तक टचिंग करते ही आ रहा है, मतलब यहाँ भी संगत है और यहाँ भी संगत है। तो प्रतिच्छेदी और संपाती आलेख क्या होते हैं, आपके संगत होते हैं। तो प्रतिच्छेदी और संपाती आलेख क्या होंगे, तो आपके संगत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर। और इस तरह से आपका जो चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव का सेशन हुआ वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। यानी इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना आपको क्या करते हैं
आपको पूछते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव करा दिया जो कि संभावित है ना, कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यानी चैप्टर 3 बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 यानी इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में क्या करेंगे, दो चर वाले कर रहे हैं। आपको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमने 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर काफी बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिया। तो उसी तरह अब हम लोग को क्या करना है, और चैप्टर 4 को जिस तरह हमने 1 2 3 चैप्टर काफी आसानी से कर लिया है ना, उसी तरह हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर 4 भी क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से, बिना कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं होता है ना। कॉन्सेप्ट कौन सा, पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ताकि और भी स्टूडेंट जो है ना इससे क्या ले सके, हेल्प ले सके और मैथमेटिक्स को काफी बिल्कुल आसानी से क्या कर सके, अपना पूरा कर सके, क्लियर कर सके, ताकि उनको मैथमेटिक्स में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।